तो जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लगी ना, तो मैं 2-3 दिन के बाद मैंने देखा वो पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा ऑनलाइन में। तो मैंने कहा तू पढ़ क्यों नहीं रहा, ऑनलाइन क्लासें चल रही? कह रहा हाँ चल रही हैं। तो मैंने तेरी मैडम तुझे होमवर्क नहीं देती? सबको देती, तुझे क्यों देती? कहता मेरी मैडम मुझे होमवर्क नहीं देती। मैंने क्यों? कहता मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। 13-14 देशों में कविता पढ़ी हुई है। मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई ये 14 देशों में तुमने कविता कैसे पढ़ी है भाई? बोले हाँ मैंने 15 देशों में पढ़ा है भाई ऑनलाइन। और कभी कभी जुड़े डिजिटली और इंटरनेट कनेक्शन चला गया, लाइट चली गई, ऐसा भी हुआ। लेकिन वो जो कैमरा जो था फ्रंट का, वो बैक का दब गया और वो मुझसे ही दब गया। और जैसे ही बैक का दबा भैया, मैंने अपना जो कच्चा बनियान और शर्ट जो फैलाया हुआ था वही दिखने लगा। इससे बढ़िया प्रयोग मास्क का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विनीत पांडे। दोस्तों कोरोना काल में बहुत सारे प्रयोग हुए। उनमें से एक प्रयोग था डिजिटली अपना काम करना, वर्क फ्रॉम होम। हमारे सबके लिए ये बिल्कुल नया प्रयोग था। हमने सबने अपना अपना काम डिजिटली ही किया, चाहे वो ऑफिस का काम हो, स्कूल का काम हो, कोई मीटिंग हो, व्यापार हो। हमने अपने कवि सम्मेलन भी डिजिटली ही किए। ये सबके लिए एक नया अनुभव था और इसी पे हम आज चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए भाई नीर गोरखपुरी और भाई बेवफा गाजीपुरी हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं इनके डिजिटल कवि सम्मेलन के अनुभव कैसे रहे। तो बेवफा जी, आप टीचर भी हैं, आपने डिजिटली बच्चों को पढ़ाया भी, तो क्या वो जो अनुभव थे आपके पढ़ाने वाले, आपने जब कोई डिजिटल कार्यक्रम, डिजिटल कवि सम्मेलन किया होगा, तो वो अनुभव भी उसमें काम आए क्या? जी बिल्कुल आया भैया जी। जब ये कोरोना आया, हाँ। तो उसमें जब ये आया तो हम अध्यापकों के लिए यह था कि कैसे हम लोग पढ़ाएंगे बच्चों को। हाँ। तो जूम नया सीखा, गूगल मीट हम लोगों ने नया सीखा। जब पहली बार हम लोग बच्चों को पढ़ाने आए तो बच्चे भी जुड़े। उसके बाद एक घटना मैं बताता हूँ बच्चों का, कि एक बच्चा था तो वो अपना ऐसे तरह लेटा हुआ था और मात्र कच्छा पहना हुआ था और उसका क्लास चल रहा है भैया। और वो बड़ी आराम से ऐसे अपने चारपाई पे और ऐसे पैरों को कर कर ऐसे, और वो ईयरफोन लगाकर ऐसे आराम से सुन रहा है। बेटा आपका क्लास चल रहा है, आपका क्लास चल रहा है। अब बेटा को सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि बेटा के पास नेटवर्क नहीं है। वो आ रहा है और जा रहा है, तो समस्याएं आती थी। तो कभी कभी हास्य की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती थी। नहीं, ये तो आपके पढ़ाने वाला अनुभव था, कवि सम्मेलन का अनुभव बताएं। जब मैं पहली बार तो इससे अनुभव सीख लिया कि जब मैंने पहली बार जब मैं जूम पे कवि सम्मेलन जब मैं चल रहा था, तो मेरे दिमाग में वो बातें थी कि उसकी पुनरावृत्ति न किया जाए। तो मैं एकदम मेंटेन होकर अपना आसपास का माहौल खूब अच्छा बनाया ताकि जो नजर आए वो अच्छा है। और मैं अपनी गजल जो थी भैया, मैं एकदम लय में एकदम सुना रहा हूँ। और इत्तेफाक से जो दृश्य वहां हुआ था वही दृश्य यहाँ भी हो गया। लेकिन वो जो कैमरा जो था फ्रंट का, वो बैक का दब गया और वो मुझसे ही दब गया। और जैसे ही बैक का दबा भैया, मैंने अपना जो कच्चा बनियान और शर्ट जो फैलाया हुआ था वही दिखने लगा। तो सबसे ज्यादा जो ताली बजी मेरी गजलों पर ना बज के मेरे चित्रों पर जो होती कच्चा की, उस पर सबसे ज्यादा ताली बजी। ये बहुत अच्छा हुआ भाई कि भाई अब गजलों का तो पता नहीं, लेकिन अंदर तक समझा। गजलों का तो पता नहीं, लेकिन भाई बेवफा गाजीपुरी के कच्चे और बनियान जरूर हिट थे। उन पे कई बार वाह हुई होगी, कई बार वाह हुई होगी भाई। उस कंपनी की जो है वो शेयर वैल्यू, स्टॉक वैल्यू जो कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। ऊपर प्रचार कर दिया आपने, तो जो कच्चा की कंपनी है उससे आप रॉयल्टी लीजिए। तो भाई नीर गोरखपुरी, आपके कैसे अनुभव रहे? नहीं, मेरे तो बहुत कमाल के अनुभव रहे विनीत भाई। जैसे कि बताया टीचर है ना, तो मेरा भी बच्चा है अभी 5 साल का। तो जब ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलने लगी ना, तो मैं 2-3 दिन के बाद मैंने देखा वो पढ़ ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा ऑनलाइन में। तो मैंने कहा तू पढ़ क्यों नहीं रहा, ऑनलाइन क्लासें चल रही? कह रहा हाँ चल रही है। तो मैंने तेरी मैडम तुझे होमवर्क नहीं देती? सबको देती, तुझे क्यों देती? कहता मेरी मैडम मुझे होमवर्क नहीं देती। मैंने क्यों? कहता मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। अच्छा है। तो ये क्लास मतलब ये भी चलना ऑनलाइन मतलब जबरदस्त है। जैसे कैमरा ना, हर वाइफ का किटी पार्टी वगैरह चल रहा था मीटिंग में, जूम में। तो बच्चे, सबके बच्चे होते ही बच्चे एकदम से आगे से निकला, कैमरा का उसने बटन प्रेस किया। अब वो कैमरा बैक साइड की तरफ से, बैठक के सामने किचन है।
अब किचन है, कैमरा पलट गया है, सेल्फी से हट के, सेल्फी मोड से हट के बैक कैमरे पे चला गया। वहां का दृश्य ये है कि मैं बर्तन मांज रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा दृश्य है। ये दृश्य ये। और बाद में जब मैं मीटिंग वगैरह देखा, फिर तो जितनी किटी पार्टी में जुड़ी होंगी महिलाएं वो सब तो बहुत हंस रही होंगी। इत्तेफाक वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। दरअसल क्या है, ये सीन दृश्य हुआ। अब वाइफ, क्योंकि थोड़ा गैप है, अब आगे जाके पलटे, अब सडनली कोई चीज ऐसी हो जाती कि आंखें फटी फटी रह जाएं, अब वो भी बेचारी ना कर पाए। अब मैं बर्तन मांज रहा हूँ, इत्तेफाक ये कि कोई भी नहीं हंस रहा। अब वो वाइफ मेरी इशारा कर रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जब मैं आके देखा, सब चुप, सन्नाटा। इत्तेफाक और कमाल की बात ये रही कि सबके बच्चों ने सेल्फी मोड से हटा के वो कर दिए थे, और सारे किटी पार्टी का दृश्य वही था। किसी का पति बर्तन मांज रहा है, किसी का पंखे साफ कर रहा है, किसी का पोछा लगा रहा। तो मतलब सब पत्नियों का, मतलब पूरे, मुझे लगता है यहाँ तक यही था। बड़ा इंतजार करना पड़ा कि कब लॉकडाउन खुले, हमें इन काम से निजात मिले। मैंने पहले बीच में बोला था, जब लॉकडाउन लगा मैंने बड़े मजे लिए। मैंने हर बड़े कवि को फोन किया और एक सवाल करता था मैं उन कवियों से, और वो जो जवाब देते थे ना, जो कवि हमेशा बाहर रहते थे, जो जवाब वो देते थे, मेरे बड़ी तसल्ली मिलती थी। एक मैं सवाल करता था कि दादा आज कहाँ हो। तो जब वो कहते थे आज तो जब वो कहते थे कि बेटा आज कहीं नहीं है, आज भी घर हैं, आज भी घर हैं, आज भी घर हैं, तो यकीन मान उन्हें भाई इतनी खुशी मिलती थी ना। मैं चाहता था कि लॉकडाउन लग मत चले, ये बहुत बाहर रहते थे, अब घर पे रहें। तो ये था। तो वैक्सीन बनी नहीं, बड़ा इंतजार करा। 4 लाइनें उस वक्त निकली थी। मैंने कहा कि कभी जल्दी कर दो भैया, वरना साइंटिस्ट निकाले ना निकाले वैक्सीन, पति निकाल देगा। और मैंने निकाल दी थी वैक्सीन। मैंने इसका करो, घर का माहौल बना रहेगा कि ये समंदर भी तुझसे ही नमकीन है, हो शरारत जो तुझसे तो शालीन है, दूर जाना नहीं तू मुझे छोड़कर, मेरे हर वायरस की तू वैक्सीन है। मैंने कहा ये बोलते रहो, बचे रहोगे, घड़ी में लड़ाई झगड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि अब तो तुम बाहर भी नहीं निकल सकते लड़के। जबरदस्त। नहीं, सब बड़े अच्छे अनुभव रहे। मैं आपको बताऊं, कई अनुभव तो ऐसे रहे, तो जैसे घर के अंदर के अनुभव थे। गोष्ठी हो रही है और उसमें क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवियों के साथ साथ लोकल कवि भी जुड़ जाते हैं। भाई ऑनलाइन का कार्यक्रम हो रहा है, सबको बराबर का मौका। अच्छा, लोकल कवि ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि भाई सबको मेरी कविता बहुत पसंद आ रही है, और पढ़े जा रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, बिल्कुल। और उधर लोग परेशान हो रहे हैं, अब बंद होगा, अब बंद होगा। फिर उसको लोग फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, वो टाइप करते हैं ना नीचे कि भाई जरा संक्षिप्त करें, ये वो करके। उस भाई को वो चलाना ही नहीं आता था। उसने अपने बच्चे से ऑन करवा लिया और अपनी कविता पढ़े जा रहा है। उस भाई ने 40-45 मिनट कविता पढ़ी, और उसे ये लग रहा था कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड से जुड़े हुए कवि जो है उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो अपने लगातार कविता पढ़े जा रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उधर से जो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब समय का ध्यान रखें, भाई साहब संक्षिप्त, वो इसको पहुंच ही नहीं रही बात। इसने वो लगाया ही नहीं अपना हेडफोन नीचे रख के, और 1 घंटे तक कविता पढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो एक नया प्रयोग था, सबके लिए एक नया अनुभव था, तो हम देखते हैं कि देश के बड़े कवियों का कैसा अनुभव रहा। तो आइए हम एक बार बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कवि भाई राजेश चेतन जी से। भैया नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छा है भैया। हम अभी मित्र मंडली यहां बैठी हुई है और हम बात कर रहे हैं डिजिटल कवि सम्मेलन को लेकर के। तो डिजिटल कवि सम्मेलन हम सबके लिए बिल्कुल एक नया प्रयोग था, आपने भी अनुभव किया होगा। तो आप इस प्रयोग को किस प्रकार से देखते हैं? ये प्रयोग नहीं है, मजबूरी है जी। कवि सम्मेलन तो जो ऑफलाइन कह सकते हैं या ऑडिटोरियम में या पंडाल में होता है, वही कवि सम्मेलन है जी। लेकिन महामारी आई और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मजबूरी के अंदर ये आरंभ हुआ। लेकिन ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में डिजिटल कवि सम्मेलन भी होंगे और फिजिकल कवि सम्मेलन भी होंगे। और मैं इसमें एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि डिजिटल कवि सम्मेलन का एक लाभ भी हुआ है। लाभ ये हुआ है कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जहाँ जहाँ कवि है, हम उसको डिजिटली अपने साथ जोड़ पाए।
जो कि फिजिकल कवि सम्मेलन में संभव नहीं था। जी जी। तो भैया अगर ऐसी बात है तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम डिजिटल कवि सम्मेलन को अब कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलनों का एक अभिन्न अंग मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। कवि सम्मेलन का अंग नहीं हो सकता कभी भी डिजिटल कवि सम्मेलन, लेकिन कभी कभी चर्चा करने में, गोष्ठी करने में, अपने एनआरआई कवियों से संवाद करने के लिए ये एक ऑप्शन के रूप में रहेगा, लेकिन ये कवि सम्मेलन के रूप में कभी भी लोकप्रिय नहीं होगा। जी भैया। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये भैया कि हम सबने डिजिटल कवि सम्मेलन किए, आपने भी किए होंगे अनेक कार्यक्रम, तो आपके लिए भी ये बिल्कुल नया अनुभव होगा। तो हमारे दर्शकों के लिए आपके कैसे अनुभव रहे इस डिजिटल कवि सम्मेलन के, कुछ साझा कीजिए। जो मेरी पीढ़ी है 50+ के लोग हैं, उनके लिए इंटरनेट की दुनिया उतनी उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, यह तो बात निश्चित रूप से है। जो नई पीढ़ी है उनके लिए तो मोबाइल इंटरनेट की दुनिया बहुत सरल और सहज है, वो उसमें जीते हैं हमेशा। तो हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन है, लेकिन तो भी जैसे तैसे करके बच्चों से सीखा, जूम क्या होता है, कैसे कवि सम्मेलन चलाना है, फेसबुक लाइव क्या होता है, बहुत लोग तो सीख गए। लेकिन जो 60-70+ की पीढ़ी है उसके लिए आसान नहीं है करना। तो ये एक संकट मेरे साथ भी आया, और कभी कभी जुड़े डिजिटली और इंटरनेट कनेक्शन चला गया, लाइट चली गई, ऐसा भी हुआ, और बहुत लोग इंतजार करते रह गए और हम डिजिटली डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये चुनौती तो रही है इस सब में। भैया आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने विचारों को हमारे दर्शकों के लिए रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश के बड़े कवियों को भी डिजिटल कवि सम्मेलन में बड़ी तकलीफ हुई, दिक्कतें आई, और ये देखिए ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, क्योंकि ये हम सब के लिए, सभी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। एक ऐसा प्रयोग था जो हम सब ने पहली बार देखा था, तो समस्याएं भी आई। हाँ, ये है कि हमारी जो पीढ़ी है वो चूंकि टेक्निकली थोड़ा साउंड है, तो उन्होंने इस चीज को जल्दी कैच कर लिया। जो हमारे पुराने कवि हैं उनको थोड़ी सी समस्या हुई, और कुछ कवि घर बैठे बैठे अंतर्राष्ट्रीय भी हो गए इससे। हाँ, ये भी बात है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, अभी पीछे मैं आपको बताऊं, अभी पीछे भाई नीर गोरखपुरी का मैंने परिचय मंगवाया, वो कहीं देना था किसी कार्यक्रम में, तो मैंने इनका परिचय यूं ही पढ़ा, तो इन्होंने लिखा कि भाई अंतरराष्ट्रीय कवि, भाई कितने देशों में कविता पढ़ ली है, तो भाई मैंने देखा अरे ये तो 13-14 देशों में कविता पढ़ी हुई है। मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भाई ये 14 देशों में तुमने कविता कैसे पढ़ ली है भाई? तो जो जवाब आया है इनका, वो सुन करके मैं मतलब 15 मिनट तक गुदगुदी होती रही मुझे। बोले हाँ, मैंने 15 देशों में पढ़ा है भाई, ऑनलाइन। तो ये जो स्थिति है ना, कई कवियों को अंतरराष्ट्रीय, मैं तो फिर भी 15 में और अंतरराष्ट्रीय बोला मैंने। मैं बताऊं, कोरोना का जब पहली चरण आया तो एक कवि एकदम से ऑनलाइन शुरू होता फेसबुक लाइव के माध्यम से। वो पहला लाइव होता, दूसरा लाइव होता, वो जब पहले दूसरे लाइव में वो नवोदित है। ओके। 6 महीने के बाद जब हम मेरे पास दोबारा आती है तो मेरे को परिचय देता है, मैं अंतरराष्ट्रीय कवि फला फला। हाँ। मैंने अंतरराष्ट्रीय, तुम तो अभी 2-3 महीने पहले ही तुमने शुरू करा। कहता हाँ, वो मेरे कुछ मित्र हैं नेपाल और बर्मा वाले, उनके साथ मैंने ऑनलाइन गोष्ठी कर ली, तो मैं सोच रहा हूँ लगा ले। तो मैं तो फिर भी 15 के साथ मैंने करा, हम लोगों ने तो फिर भी काफी काम कर लिया। तो लोग ऐसे बैठे बैठे नेपाल बर्मा से अंतरराष्ट्रीय हो गए। ये तो खैर चलता रहेगा, लेकिन एक छोटी सी बात ये इसमें हम बीच में ऐड करना ये चाहेंगे कि कोरोना काल में डिजिटल कवि सम्मेलन कई लोगों ने नई कविताएं भी लिखी, और उनका भी एक बार ट्राई करके उनको देखा कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर आप लोगों ने भी कोई ऐसी नई रचना की हो, या ऐसी कोई कविता जो डिजिटली बड़ी पॉपुलर हुई हो। मैं एक सुना रहा हूं, हालांकि हास्य का नहीं है, कि मुद्दत बाद हम मिले तो हंसकर उसने दुआ सलाम किया। हाँ। मुद्दत बाद हम मिले तो हंसकर उसने दुआ सलाम किया, चलो बिछड़े हुए मोहब्बत का इतना तो एहतराम किया। वाह भाई वाह वाह वाह। और मुद्दत बाद हम मिले पर गुफ्तगू ना हुआ,
मुद्दत बाद हम मिले पर गुफ्तगू ना हुआ, महफिल में वो शख्स मुझसे रूबरू ना हुआ, और मिल के उससे एक यही बात कहनी थी मुझे, जो इश्क तुमसे था किसी और से हूबहू ना हुआ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नीर भाई, बहुत से अभी जो प्रोग्राम हो गए थे, नया तो खैर क्या ही लिखते हैं, नए तो हमने बर्तन ही करे सारे पुराने जो थे अपने लॉकडाउन में। कुछ कविताएं, क्योंकि डिजिटल अभी हम ऐसी पीढ़ी में हैं जो हम पुराने भी नहीं है और नए भी नहीं है, हम बीच के हैं, तो हमें पुरानी चीज़ें भी पता है, नए भी पता है। तो जो कवि सम्मेलन हम कर गए थे, उनकी कुछ चीज़ें हम लोगों ने इंटरनेट के थ्रू डाली और वो अच्छी वायरल हुई। कुछ चीज़ें बनी नहीं। एक मुझे अभी टिकटॉक में मेरा एक, अगर आप मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे जाएंगे, उस पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर ही, वो टिकटॉक पे बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने अब उस पर डाला, और मैंने फिर जब उनको कोट किया कि मैंने ये मेरा वो कर रहे हैं, उन्होंने फिर सॉरी के साथ वो करा। बड़ा भयंकर टिकटॉक पे, क्योंकि पहले चैनल में टिकटॉक था, वो शेर भी नहीं था, वो थॉट भी नहीं, बस ऐसे थॉट था बस वो, कि संभल कर करो लोगों से बुराई मेरी। आपके पास बहुत अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग लोगों ने दिया होगा ये, कि संभल कर करो लोगों से बुराई मेरी, तुम्हारे तमाम अपने मेरे मुरीद हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और औकात कुछ न थी उसकी मेरे आगे, मगर दो शब्द इज्जत में क्या कहे, हम छोटे हो गए। छोटे हो गए, वाह क्या बात। ये कुछ नहीं था, लेकिन टिकटॉक में क्या है, वो अलग ही ट्रेंड है। हम प्रॉपर शायरी करके, ये बहर में भी नहीं हो सकता है, लेकिन टिकटॉक का जो नजरिया है वो लोग बनाकर, जो यंगस्टर्स हैं, मैं देखता हूं कि एक टाइमलाइन पे ये जो पहला शेर है, संभल कर करो लोगों से बुराई, ये शेर भी नहीं कहूंगा इसको मैं, जो थॉट था, ये एक यूजर के पे 5 मिलियन है, एक पे 3 मिलियन जा रहा है। मतलब खुशी ये है कि चलो जिसका है उसका ना होकर जो बट रहा है, ये अंतरात्मा से सुकून होता है, चलो कोई तो कहीं तो काम आ रहा है, चीजें दबी नहीं। अरे अब आई बात हादसे की, एक मैंने कोरोना पे एक्ट तैयार किया कि मुलायम सिंह कोरोना की तारीफ कर रहे हैं, कोरोना की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो, एक तो उनका अंदाज बड़ा जबरदस्त है, उनका अंदाज ऐसा है कि आपको समझने के लिए कितना प्रयास करना पड़ेगा, या आपको खुद कई बार प्रयास करना पड़ेगा, कुछ अंदाजा नहीं है। यानी मुझे एक बात इसमें याद आ गई, हमारे वरिष्ठ कवि हैं वेद प्रकाश वेद जी, वो एक बात कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं ना कि भाई मुलायम सिंह जी आपकी बात कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाती, वो नहीं समझते हैं, तो हमारे वेद प्रकाश वेद जी हैं, वो एक पंक्ति कहते हैं कि मुलायम सिंह जी अपनी आवाज खुद रिकॉर्ड करके एक बार उसको समझ के बताओ। हाँ, अखिलेश से पूछते हैं कि आपके पिताजी ने क्या कहा बताइए, तो अखिलेश जी खुद कहते हैं कि उन्होंने जो कहा ठीक कहा। रिपीट वो भी नहीं कर पाता बेचारा। तो मुलायम सिंह जी तारीफ कर रहे हैं कोरोना की। मैं पत्रकार हूँ पेशे से, आपको पता ही। तो नेताजी आए, मैं बैठा हुआ था, तो मैंने नेताजी क्या कहना चाहेंगे, तो नेताजी का वो अंदाज, बढ़िया कोरोना, बहुत बढ़िया बढ़िया कोरोना। मैंने कमाल बात कर रहे हो, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, कोरोना बढ़िया, हम कह रहे हैं कोरोना बढ़िया। मैंने कैसे बताओ, कहते हो कोरोना का फायदा हम तुम्हें बताएं। पहला कोरोना का फायदा ये है कि अब देखो हर तरफ आदमी मास्क लगाओ फिर रहो, वो डॉक्टर वाले मास्क हर आदमी लगाओ फिर रहो। एकदम से 3 महीना हमारे देश की साक्षरता जो दर है वो 100% हो गई। मैंने मास्क लगाने से साक्षरता दिवस 100% हो गई, मतलब समझा नहीं मैं। कहता हर आदमी डॉक्टर बनो फिर रहा है। ऐसा लग रहा पूरे देश के बाद ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली है, हर आदमी MBBS होगा मास्क लगा के। मैंने अच्छा, उन्हें दूसरा फायदा, कहता दूसरा फायदा ये है कि हम एकदम से त्रेता युग में आ गए। मैंने कोरोना से त्रेता युग का क्या लेना देना, कहता वो देखें तुमने कोरोना के मास्क चलने में चोंच वाले। अच्छा। मैंने हाँ, तो सगरे आदमी मुझे ऐसे लग रहे थे जटायु बने फिर रहे। हम त्रेता युग में आ गए। मैंने अच्छा, और कहता तीसरा फायदा ये है कि माँ बाप के बगल से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड निकल जाना हमें पता ही ना चल रहा है। तो नेताजी का लगे अंदाज है कोरोना का, ये सब हिसाब किताब है कोरोना का। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। कोरोना में मास्क का बड़ा इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब क्या है, कोरोना की लहर शांत हो गई है, कम हो गई है। जब कोरोना की ये लहर चल रही थी तो लोगों ने खूब सारे मास्क खरीद के घर में रख लिए थे। अब ये लहर हो गई कम, तो अब इन मास्क का उपयोग क्या कर रहे हैं लोग, यही खास आज हमारे पिक्चर कॉर्नर में है। तो आइए हम देखते हैं कि ऐसे बड़े हास्यास्पद हमको ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें मास्क के अलग अलग प्रयोग हमको दिखाई दिए हैं। आइए देखते हैं हम अपनी तस्वीरें। ये देखिए, ये मास्क का क्या बढ़िया इस्तेमाल किया गया है, फर्रे बनाए गए हैं उसमें।
ये मास्क का सबसे बढ़िया उदाहरण है कि उसमें दो तरफ से लटका दिया गया और उसमें जो है वो बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जानवरों को पालने का वो बना, जो झूला झूला बना लिया। कुछ ओज कभी भी झूल सकते हैं, उनका शारीरिक जो ओज कभी होता है कमजोरी होता है। ये नया प्रचलन में चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग वाला। मतलब ये है कि भाई जितने लोगों के घर में रिश्तेदारी में घूम आओ और जितने मास्क बचे हैं उनको ला करके और अपनी एक ड्रेस बना लो। ड्रेस ये भी कि एक मास्क आपको कोरोना होने से बचाता है। आप एक व्यक्ति को एक मास्क कोरोना से बचाता है, इसने पूरे क्षेत्र को कोरोना मुक्त कर दिया होगा। अच्छा, इस प्रयोग को तो भाई या तो कोई बड़ा नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए या कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए, मतलब जो कम से कम उस नोबेल पुरस्कार के बराबरी की हो। और कुछ नहीं मिला यार, चाय छानने लगे। इसने एक तीर से दो शिकार करे हैं। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि कोरोना का वायरस जो हीट होती है उससे मर जाता है। इसने दो फायदे करे हैं, एक तो कोरोना का जो वायरस है वो भी मारा है, हाँ। चाय भी साफ करी है, और इसको खाली सिंपल सुखा के रख भी सकता है, इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है भाई, ये बढ़िया है। या लोगों ने उसको मोजा की जरूरत हद नहीं है, है। मतलब ये इसको कहते हैं फेस मास्क है। क्रिएटिविटी देखिए ये आप। क्रिएटिविटी ये क्रिएटिविटी का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अगर मोजा नहीं है, अगर वो उसको फेंकने से अच्छा है कि उसको हमने मोजा बना लिया, उसको हमने चल दिया, तो ये अच्छा है। ये नहीं, क्रिएटिविटी इसने सोचा है कि जो मुंह के जुराब को हम पैर में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, ये गमले बना रखे हैं भाई साहब, मतलब ऑप्टिमम यूज जिसको हम कह सकते हैं ना, रीयूज, ये उसका एक बहुत सशक्त उदाहरण है। ये और ले लो, मतलब यार तुम मास्क को कहां कहां पहनोगे। नहीं, ये देख के विनीत भाई मुझे लगता है कुछ ज्यादा चंबा होने की जरूरत नहीं है। हम उस देश से आते हैं जहां जींस फट जाते हैं तो हम उसका कच्चा बना लेते हैं, जब वो भी फट जाता है तो हम उसका पोचा बना लेते हैं। तो हम ऑलरेडी उस वहां से आते हैं कि हमें चीजों का प्रयोग करना आता है, कि हम कहाँ का प्रयोग करते हैं। मैक्सिमम प्रयोग करना आता है। वाह, ये क्या, ये तो बढ़िया। नीर भाई बता पाएंगे, ये घर में सजाने का कुछ है या ईयर टॉप है, ये कान में पहनने का कुछ है? अगर इसको जूम करके देखोगे तब तो ये इंटीरियर लग रहा है कुछ। हाँ, अगर ये छोटा है तो कान में भी पहन सकते हैं। ये अच्छा है यार, कई प्रयोग हो रहे हैं। हाँ, कई प्रयोग हैं। वाह, वाह, इससे बढ़िया प्रयोग कुछ नहीं मास्क का कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। विश्व का सर्वाधिक प्रयोग होने वाला इसने इक्विपमेंट बनाया है। हम इसको खोज की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जिसने इसका आविष्कार किया तो उसको तो सम्मानित करना ही चाहिए। हमारे आसपास वैसे भी चार्जर में कुछ रहता नहीं है, मास्क को बनाया और उसको अपना मोबाइल रख दिया, बहुत अच्छा स्टैंड का भी काम कर दिया। नहीं, मैं इसका इस्तेमाल किया करूंगा। हाँ, अब आज से मैं भी करूंगा। तो आपने देखा पिक्चर कॉर्नर में हमने मास्क के जो विभिन्न प्रयोग हैं, मतलब चेहरे पे लगाने के अलावा। लेकिन ये गलत किया विनीत भाई, आपने इतने प्रयोग बता दिए ना, मास्क जो सस्ते हो तो दोबारा महंगे हो जाएंगे। वो कंपनियां रेट बढ़ा देगी अब यही मास्क डबल रेट में भी क्या करेंगे। अब मार्केट वाले, मेडिकल स्टोर वाले मार्केटिंग करेंगे, ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। अब मेडिकल स्टोर वाले इसका प्रयोग बताएंगे। अब ये गलत किया आपने। क्या बात है, बहुत ही अच्छा शानदार एपिसोड हमारा रहा। आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और आज आपके लिए ये एक विषय है, ये एक टॉपिक है, चीजों का दोबारा इस्तेमाल करना। इस टॉपिक पे अगर आपके पास कोई रचना है, कोई शेर है, कोई भी कविता है, आप हमको रिकॉर्ड करके भेजें, हम अगले एपिसोड में उसे जरूर दिखाएंगे। और अपनी एक छोटी सी रचना के साथ आज आपसे हम विदा लेते हैं। एक गजल के कुछ शेर आपके सामने रखता हूं कि बड़ी सी फिक्र बच्चों की हंसी से हार जाती है, बड़ी सी फिक्र बच्चों की हंसी से हार जाती है, कभी शब जुगनुओं की रोशनी से हार जाती है, और नतीजा ही अजब होता है जंगे जिंदगी का भी, नतीजा ही अजब होता है जंगे जिंदगी का भी, अना अक्सर यहां पर मुफलिसी से हार जाती है, अना अक्सर यहां पर मुफलिसी से हार जाती है, और बड़ी दीदी हमारी एक हंसी के वास्ते हमसे हमेशा खेल में खुद ही खुशी से हार जाती है।
और हवेली, खेत, रुपया, जायदादें बाप दादा की। हवेली, खेत, रुपया, जायदादें बाप दादा की, ये सब दौलत फकत 2 गज जमीन से हार जाती है और मैं अपनी जिद के बूते ही हमेशा जीतता हूं पर मैं अपनी जिद के बूते ही हमेशा जीतता हूं पर मेरी जिद भी उन आंखों की नमी से हार जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ, फिर किसी नए पिक्चर कॉर्नर के साथ। तब तक लेते हैं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया।